जब भी हम पूनावाला में लॉगिन करते हैं तो केस रिजेक्ट हो जाता है। कस्टमर का सिविल अच्छा था, उसके बाद भी केस रिजेक्ट हो गया। हम लोगों को कौन कौन सी प्रोफाइल लॉगिन करनी चाहिए पूनावाला में? सैलरीड प्रोफाइल को लॉगिन कर सकते हैं या नहीं? नॉन सैलरीड को लॉगिन कर सकते हैं या नहीं? लॉगिन के टाइम पे इनकम प्रूफ लगेगा या नहीं लगेगा? या हमें लॉगिन के टाइम पे कौन सी डिटेल फिल करनी चाहिए? कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो हम लोग लॉगिन करते हैं? एक डीएसए पार्टनर के माइंड में तो बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं जब वो पूनावाला में लॉग इन करने जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग पूनावाला से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप देखोगे आपका अप्रूवल इश्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक लाइव केस स्टडी भी दिखाऊंगा जिसमें हम लोग एक कस्टमर की सिविल रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। सिविल रिपोर्ट उस कस्टमर की है जिसका पूनावाला में अप्रूवल आया है, तो उसको जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हमें एक प्रैक्टिकल आइडिया लगेगा कि किस तरह के कस्टमर को हम पूनावाला में लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो को ना 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पूनावाला की बेसिक पॉलिसी और उसकी यूएसपी क्या क्या है। सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि लॉगिन के टाइम पे जो भी हमें प्रॉब्लम आती है ना, जो भी हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग डिवाइस, रिगार्डिंग करंट एड्रेस प्रूफ, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट टाइप, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब मैं उसमें कवर किया हुआ है, तो वो चीज हम उसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में मैंने ना रिजेक्शन के कुछ बेसिक रीजन लिखे हुए हैं कि क्या क्या बेसिक रीजन हो सकते हैं रिजेक्शन के। फोर्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं, जो अभी तक इतना टाइम हो गया है तो मैंने इतने सारे लोगों से बात की है, तो मुझे ना एक कॉमन जो क्वेश्चंस लगे हैं जो डीएसए के माइंड में होते हैं, वो सारे मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन किया और वहां पे उनके आंसर लिखे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूनावाला में का प्रोसेस क्या होता है, लॉगिन का अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है, और अगर आपको डीएसए की रिक्वायरमेंट है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। ये पांचों पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और वीडियो को ना आप लास्ट तक देखना क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि मतलब आधी वीडियो देखते हैं फिर वो क्वेश्चन आके वही रिपीट पूछते हैं जो ऑलरेडी मैंने बताया होता है। इसीलिए इसको ना बिल्कुल लास्ट तक देखना और ये पांचों पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट है बेसिक पॉलिसी एंड यूएसपी। इसमें हम लोग इसकी बेसिक पॉलिसी और इसके क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब यूएसपी क्या है। मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन देता है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही कोई बिजनेस प्रूफ चाहिए, ना ही सैलरी स्लिप चाहिए। ये पूरा सिविल बेस्ड लोन है। जितना स्ट्रॉन्ग उसका सिविल होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे उसके अप्रूवल आने के। इसमें हम सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों केस को लॉग इन कर सकते हैं। अगर किसी कोई कस्टमर है जो सैलरीड है उसको भी लॉग इन कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी, या ऐसा कोई इनकम जिसके पास प्रॉपर कोई इनकम नहीं है वो भी लॉग इन कर सकते हैं, बट अगर उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सिविल रिकॉर्ड है। इसके बाद इसका पूरा प्रोसेस डिजिटल है। लॉगिन से लेकर डिसबर्समेंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा डिजिटल है। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट या फिजिकल वेरिफिकेशन कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें कोई भी करंट एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट लाइक कोई कस्टमर ऐसा है जो आधार में एड्रेस उसका मुंबई का है बट वो दिल्ली में जॉब कर रहा है, वहां रह रहा है, तो जब वो लॉग इन करेगा तो अपना मुंबई वाला एड्रेस डालेगा जहां वो रह रहा है। तो इनको कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए। मतलब कि आप अगर यहाँ मुंबई में रहते हो तो मुंबई का हमें रेंट एग्रीमेंट दो या कोई अदर एड्रेस प्रूफ दो, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जो आप एड्रेस डाल दोगे उसी को ये लोग कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी करंट एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता। कोई भी कस्टमर का आप लॉग इन करोगे तो उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। और उसका विद इन 10 मिनट हम लोग डिसबर्समेंट, अगर आज लॉग इन किया है तो उसका अभी इमीडिएटली अगर आप प्रोसेस करा दोगे तो उसका तुरंत डिसबर्समेंट हो जाएगा। मतलब डिसबर्समेंट भी इसका इंस्टेंट है। तो ये बेसिक इसके यूएसपी हैं पूनावाला के जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में। हमारे पास बेसिक एक क्या एलिजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए जिसके यहाँ पे एटलीस्ट हमें एक आइडिया हो कि इस केस को लॉग इन कर सकते हैं नहीं। फर्स्ट, जिसका भी आप लॉग इन करने जा रहे हो, सेकंड उसका सिविल इसको 700 प्लस होना चाहिए। टर्न ओवर इसका 36 मंथ है। एज लिमिट 23 से 55 है। मिनिमम 23 उसकी एज होना चाहिए। उसने कभी भी कोई डिफॉल्ट ना किया हो, उसका कभी डीपीडी ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो ना अभी 4-5 साल पहले डिफॉल्ट किया होता है, 3 साल पहले, उसके बाद गोल्ड लोन ले करके अपना वो सिविल अच्छा कर लेते हैं। तो वो केस भी नहीं होंगे। अगर आपने पहले कभी डिफॉल्ट किया तो ये उनको भी नहीं करेगा।
-1 अगर किसी का सिविल है, उन केसेस को भी नहीं करेगा। सिविल में कोई ओवरड्यू भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके सिविल में ओवरड्यू, वो केस भी नहीं होगा। और मिनिमम मंथली इनकम है वो 35 होना चाहिए जब भी आप लॉग इन कर रहे हो। और एक चीज और आपको याद रखनी है, लॉग इन के टाइम पे ना जो भी कस्टमर है उसकी इंक्वायरी है ना, वो लास्ट 30 डेज में 2 से ज्यादा ना हो। अगर 2 से ज्यादा इंक्वायरी होगी तो उसके चांसेस और कम होंगे अप्रूवल आने के। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आ गए। सेकंड पार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग ना डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमें लॉग इन के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है। यहीं पे आपकी ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ना, वो यहीं पे आती है कि लॉग इन के टाइम पे हमें क्या करना है। तो वो सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा, तो इसको स्किप मत करना, इसको कंप्लीट देखना। अगर आपको एक बार में समझना है तो इसको बैक करके देखना, बट इसको ना आप कंप्लीट देखना। इससे आपके बहुत सारे, मैं कहूंगा 80% डाउट क्लियर हो जाएंगे कि लॉगिन के टाइम पे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसको मैंने ना कुछ पॉइंट में डिवाइड किया। जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा है कि एड्रेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने ऊपर डाल दिए। सेकंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उसके बाद आगे एक और स्लाइड है जिसमें मैंने और भी बताए हुए पॉइंट। तो पहला जैसे पॉइंट है एड्रेस वाला, इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक ना इसी में ही होती है। इसमें मैं क्या करना है, हमेशा कस्टमर का ना करंट एड्रेस डालना है। अगर जैसे कोई कस्टमर है, सपोज उसका आधार कार्ड दिल्ली का है बट वो मुंबई में रहता है, मुंबई में जॉब करता है, तो हमें उसका एड्रेस जो डालना है लॉगिन में मुंबई वाला डालना है। और वो एड्रेस भी जो डालना है ना, वो प्रॉपर लैंडमार्क के साथ डालना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना एड्रेस ऐसे ही डाल देते हैं कुछ भी, उसमें प्रॉपर लैंडमार्क नहीं डालते, क्योंकि जब हमारे पास एमआईएस आती है ना, उसमें रिजेक्शन के रीजन होते हैं। तो उसमें एक रीजन ये भी रहता है कि इसका जो केस रिजेक्ट हुआ है ना, उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है शॉर्ट एड्रेस, मतलब इसका जो एड्रेस है ना वो इतना छोटा डाला था जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो हमें कभी भी केस में जो डालना है, एक तो करंट एड्रेस डालना है, प्लस दूसरा प्रॉपर लैंडमार्क। और मैंने जो आपको पहले भी बताया था, करंट एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं लगेगा। अब वो आपसे ये नहीं बोलेगा इस एड्रेस का प्रूफ दो, बट आपको डालना लॉगिन के टाइम पे करंट एड्रेस ही है। फिर अगर वो आधार वाले पे रहता है तो आपको आधार वाला ही डालना है, फिर आपको उस चीज में नहीं जाना है। अगर वो अदर एड्रेस पर रहता है तभी आपको जो करंट वाला है वो डालना है, क्योंकि जियो लोकेशन की वजह से काफी केस रिजेक्ट होते हैं। इसके बाद सेकंड जो मैंने पॉइंट लिखा है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जैसे कई लोगों को पूछते हैं कि हमें क्या डालना चाहिए, कंपनी का नाम क्या, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा आप ना जेन्युइन डिटेल डालो। अगर कोई कस्टमर सैलरीड है तो आप सैलरीड ही डालो, उसकी जो कंपनी का नाम है वो डालो। जो इनकम है वो आप थोड़ा बढ़ा के डाल सकते हो, क्योंकि ये पूरा ना सिविल बेस है। अगर किसी की इनकम 20,000 आ रही है तो आप अराउंड 45-50,000 डाल सकते हो, क्योंकि इसको इनकम से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ये पूरा पहले ही सिविल में इनकम को सब कुछ फैच करके ही आपको ऑफर बनाता है। तो इनकम आप 45-50 के आसपास आप डाल सकते हो, जो भी मतलब 30, 35, 40, 45 जो भी आपको लग रहा हो। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ लॉग इन करो। बट अगर कोई कस्टमर ऐसा है ना जो नॉन इनकम है, जैसे जिसकी कोई इनकम, जिसके पास कोई प्रॉपर वो ना सैलरीड है सेल्फ, ऐसे कई कस्टमर होते हैं ना जो जिनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है पर ट्रैक अच्छा है, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड में लॉग इन करो। बट अगर कोई सैलरीड है तो सैलरीड में लॉग इन करो, सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड में लॉग इन करो। तो ये जो दो क्वेश्चन लोगों के माइंड में रहते हैं कि मुझे एड्रेस कौन सा डालना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं रिगार्डिंग डिवाइस। कई लोगों के माइंड में होता है अरे सर हम लोग लॉग इन अपने फोन से करें, कस्टमर के फोन से करें या लैपटॉप से कर सकते हैं यानी। तो इसमें सिंपल है, अगर आपके पास कस्टमर अवेलेबल है ना, अगर आपका कस्टमर पढ़ा लिखा है या अवेलेबल है तो आप उसी के ही फोन से करो। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसके फोन से करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं है और कस्टमर आपके पास अवेलेबल भी नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा कैसे करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने फोन से कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज को ना थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी आप प्रोसेस कर रहे हो अपने फोन से तो कस्टमर का पिन कोड और आपका पिन कोड सेम हो। जैसे सपोज मेरा कोई कस्टमर का पिन कोड है जैसे जस्ट कुछ, और मेरा ऑफिस भी उसी पिन कोड पे है, तो आप अपने फोन से ट्राई करो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पिन कोड अलग है तो आप उसी के ही फोन से ट्राई करो। उसको क्या करो, लिंक भेज दो व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे ले लो या कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लो, जो भी डिटेल उसको बताते रहो, या नेम भरो या पैन कार्ड नंबर भरो या डेट ऑफ बर्थ, ऐसे करके उसको गाइड करके आप करवा सकते हो। क्योंकि क्या है, जब भी आप करंट एड्रेस डालोगे और आप जैसी लोकेशन अलाउ करोगे, केस लाइव लोकेशन चेक करेगा, वो कहेगा आपने लॉगिन के टाइम पे तो ये पिन कोड डाला है बट लाइव लोकेशन, तो वहां पे केस बहुत सारे केस रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप लॉगिन कर सकते हो बट कंडीशन क्या है, आपका पिन कोड और कस्टमर का पिन कोड अगर सेम हो तो आप कर लो, नहीं तो उसको व्हाट्सएप पे लिंक भेजो, कॉल पे गाइड करो। सबसे बेस्ट तरीका होता है
कस्टमर समझ जाता है, क्योंकि बेसिक डिटेल डालनी है उसमें, उसका नेम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, उसके बाद कंपनी का नेम और ईमेल आईडी, बेसिक, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो सबसे बेस्ट है उसको वैसे करा सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल है तो और ही ज्यादा बेस्ट है, उसको फोन में भेजो, बगल में उसके करा सकते हो। तो मतलब ये है, तो इसमें मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी। अगर कस्टमर आपके पास है तो उसको बेच के करा सकते हो, फोन में व्हाट्सएप पे भेजो, वो उसके फोन से करा लो। अगर वो दूर है तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर पिन कोड सेम है तो अपने फोन से कर लो, लैपटॉप से, जिससे करना हो। बट अगर वो दूर है, पिन कोड अलग है आपका और उसका, तो उसको ही कॉल पे लेकर के उसको समझा के करा सकते हो, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये तीनों जो क्वेश्चन रहते हैं, डिवाइस, एम्प्लॉयमेंट और एड्रेस रिलेटेड, जो मैंने क्लियर कर दिए। इसके बाद कुछ ना पॉइंट हमें याद रखने हैं लॉगिन के टाइम पे। जैसे जब भी हम लॉगिन कर रहे हैं तो उसका सिविल जो है ना, वो मतलब वैसे तो 700 का रिक्वायर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई करो थोड़ा सा ना अच्छा सिविल हो, 730 हो तो बेस्ट है। जो मैंने पहले तो 700 बेसिक क्राइटेरिया वही है, 700 है, लॉगिन कर सकते हो, वही। बट फिर भी मैं जो आपको बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जिनके अप्रूवल आए हैं, तो उनका एक एवरेज जो होता है उनका के पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से थोड़ी उनके चांस, तो 730 है, बहुत बेस्ट है। एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, क्लीन स्ट्रॉन्ग ट्रैक हो। स्ट्रॉन्ग मीन्स जो मैंने बताया था, HL का, लैब का या ऑटो लोन का, जो भी हो, एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, बेस्ट है। आधार और पैन लिंक होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। कई बार क्या है, केस रिजेक्ट हो जाते हैं, आधार पैन ही लिंक नहीं है। तो लॉगिन से पहले ना आप ये भी चेक कर सकते हो कि आधार पैन लिंक है नहीं। उसका भी सिंपल तरीका होता है, आप गूगल पे सर्च करोगे आधार पैन लिंक चेक स्टेटस, तो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां पे आधार कार्ड पैन कार्ड डाल दो, बता देता है लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो लिंक करवा लो, इजीली लिंक हो जाता है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। कई बार अप्रूवल आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब डिजी लॉकर होता है तो उसके बाद मोबाइल नंबर ही लिंक नहीं, तो मोबाइल नंबर ही, और अगर जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल नंबर भी अगर उसका बंद हो चुका है, खो चुका है, तो आपको नया नंबर लेना, ऐड कराना पड़ेगा। बट लिंक मस्त है, क्योंकि अप्रूवल के बाद पूरे प्रोसेस में आधार OTP लगता ही लगता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, कस्टमर अगर नॉन इनकम वाला है तो सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ उसको लॉग इन करो। और ट्राई करो कि जब भी आपके पास कोई केस आ रहा है तो फर्स्ट इंक्वायरी इसकी पूनावाला में करो। जैसे हमारे पास काफी सारे लोन है, मतलब यूनिटी पूनावाला, तो पहली इंक्वायरी जो है ना, फर्स्ट टाइम लॉगिन पूनावाला में करो। उसके बाद जब भी आप लॉगिन कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया उसकी जो इनकम है, अभी भले वो 15,000, 20, उसको फोकस ना करके आप एवरेज इनकम 35, 40, 45, 50, जैसा आपको लग रहा है कंफर्टेबल, वो डाल सकते हो। थोड़ा उसकी EMI देख लो, सपोज उसकी EMI अगर 15,000 जा रही है तो उसकी इनकम 40, 45 ऐसे डाल दो, मतलब थोड़ा सा। बट आपको थोड़ी इनकम बढ़ा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब हमें आइडिया रहता है कि क्या हमें डालनी है। इनकम तो वो ऑलरेडी आपके सिविल से ही फैच कर लेगा कि क्या है आपकी, क्या नहीं। तो बेसिक ये तीनों पॉइंट थे जो मैंने आपको कवर कर दिए लॉगिन से रिलेटेड। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे रिजेक्शन के रीजन, उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द क्वेश्चन। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो वहां पे, यहाँ मैंने कवर नहीं किया, वहां की है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो उस क्वेश्चन वाले पार्ट को भी, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इतने सारे लोगों से बात की, तो मुझे कुछ कॉमन क्वेश्चन लगे हैं जो DSA के रहते हैं, तो उसकी भी मैंने एक PPT पूरा बताया गया। तो वो हम लोग, तो ये सेकंड पार्ट का मैंने क्लियर बता दिया। अब हम लोग ना थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिजेक्शन के रीजन के बारे में। वैसे रिजेक्शन के बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि हर कंपनी का एक इंटरनल स्कोर होता है, वो उसमें बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, रिस्क एनालाइज को लेकर के उनके इंटरनल स्कोर कार्ड होते हैं बहुत सारी। बट मैंने फिर भी एक बेसिक कुछ रीजंस लिख दिए हैं, क्योंकि वो थोड़ा मैं इसलिए लिखती हूँ कि जब भी हम लॉग इन कर रहे हैं ना, तो ऐसा हमें ना आइडिया हो कि एटलीस्ट हमारे एंड से मतलब कोई गलती ना हो। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो सिंपल है। पहला तो यही है कि जब भी आप लॉग इन कर रहे हो ना, तो उसका पैन कार्ड नेम और बैंक अकाउंट का में जो कस्टमर का नेम है वो ओके होना चाहिए। कई बार जो रिजेक्ट होता है ना, अप्रूवल आने के बाद भी केस रिजेक्ट हो जाता है, तो उसमें ये रीजन भी रहता है कि उसका पैन कार्ड में नेम लॉगिन के टाइम, क्योंकि वो नेम फैच करेगा पैन कार्ड से, बट बैंक अकाउंट में नेम अलग था। अगर किसी कस्टमर का नेम अलग है तो नया अकाउंट खुला लो, सबसे बेस्ट है। या पैन कार्ड इनएक्टिव है, या पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं, जो मैंने पहले भी बताया था कि आधार पैन लिंक नहीं है, तब भी केस रिजेक्ट हो जाए। इंक्वायरीज बहुत ज्यादा है, वो ऑलरेडी 4-5 जगह लॉग इन करवा चुका है, तो केस रिजेक्ट हो सकता है। DPD सेटलमेंट है, उसमें कोई पहले का राइट ऑफ लगा होगा, तब भी केस रिजेक्ट हो सकता है। या कोई उसका प्रीवियस कोई स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड नहीं है। लो सिविल रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई कस्टमर है, एक कस्टमर जिसने सिर्फ एक मान के चलो 10,000 रुपीज के फोन का लोन चलाया है,
ठीक है। और एक कस्टमर ऐसा है, सपोज वो 4 व्हीलर का लोन चला रहा है जिसका लोन अमाउंट एवरेज मान लो 5 लाख है, तो आप खुद सोचो अगर हम लोग ऐसा देखें तो कंपनी किसको लोन दोगी? चांसेस है कि जिसका बड़ा लोन ट्रैक है। तो ऐसी इन्होंने ना 2 कैटेगरीज बनाई अपनी, लो सिविल रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड और हाई सिविल ट्रैक रिकॉर्ड। तो जो हमें ये भी चेक करना है कि इसका लोन का ट्रैक कैसा है। सिविल 800 हो सकता है, भले उसने लोन मोबाइल फोन फाइनेंस करा है, बट ट्रैक रिकॉर्ड उसका बहुत बैड है। क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट बहुत कम है और प्लस ऊपर से अनसिक्योर्ड नहीं है। फोन का लोन भी क्यों वो टाइमली चला रहा है? क्योंकि उसको डर है अगर फोन की ईएमआई भी टाइमली मान लो नहीं भरी तो फोन मतलब बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये भी चेक करना होता है कि लॉगिन के टाइम पे ना सब कुछ ओके है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई डीपीडी नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। बट ट्रैक रिकॉर्ड अगर उसका स्ट्रांग नहीं हुआ तो केस वहां भी रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद जियो लोकेशन, जो मैंने कई बार बताया कि लोग गलत एड्रेस डाल देते हैं, या जैसे रहता कहीं और है कहीं और डाल दिया, या फिर प्रोसेस कहीं और से करा लिया, तो उसमें भी काफी केस रिजेक्ट होते हैं। प्लस शॉर्ट एड्रेस डाल रहे हैं तो उसमें भी रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि कई बार किसी के ना बहुत सारे लोन चल रहे होते हैं, एटलीस्ट सब कुछ उसका ओके है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ईच एंड एवरीथिंग ओके, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है, सिविल उसका बेस्ट है, बट उसके बहुत ज्यादा लोन है, 4-5 लोन ऑलरेडी वो ये कर रहा है। क्योंकि आप एक चीज को समझो, ये जो है ना, जो पूना वाला दे रहा है, ये पूरा आपके सिविल ट्रैक पे दे रहा है, वो आपकी इनकम चेक नहीं कर रहा है। अगर आपको ऑलरेडी 4-5 लोन चल रहे हैं, अब उसको थोड़ा ना पता है आप कितना अर्न करते हो, तो फिर वहां भी चांसेस रहेंगे केस के रिजेक्ट होने के। तो ये बेसिक एक मतलब रिजेक्शन रीजन है, इसको बस दिमाग में रखना है। जब भी आप किसी का सिविल रिपोर्ट ओपन करो तो आपको एक बेसिक ये चेक करना है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, स्ट्रांग है, या कितनी इंक्वायरी लगी है, या कितने नंबर ऑफ लोन्स हैं, डीपीडी सेटलमेंट, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि मैं इसका लॉगिन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। वैसे तो नॉन इनकम इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते, सिंपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए मोबाइल से, लाइव सेल्फी लगती है, उसके अप्रूवल आने, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट में डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग चालू होना चाहिए, क्योंकि ई नैच अलाउड होना चाहिए, मतलब नैच अलाउड होना चाहिए तभी होगा, क्योंकि ये ऑफलाइन नैच नहीं करते। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट ना बहुत सारे लोगों से बात की है, तो मुझे एक लगा कि ये कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर डीएसए के माइंड में रहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया और उनके आंसर लिखे। तो वो एक हम लोग एक बार उस चीज पे देख लेते हैं। इसको मैंने 2 स्लाइड में किया है। फर्स्ट में ये जैसे पहली स्लाइड है जिसमें क्वेश्चन रिगार्डिंग पूना वाला, इसका पहला क्वेश्चन है, क्या हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को लॉगिन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल लॉगिन कर सकते हो। वैसे मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ यूएसपी में। क्या जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया, जो न्यू टू क्रेडिट कस्टमर है, उनको लॉगिन किया जा सकता है? उनको नहीं कर सकते। जिनका -1 सिविल है उनको नहीं कर सकते। क्या जिन्होंने पहले कंज्यूमर लोन या 2 व्हीलर लोन लिया है उनको लॉगिन किया जा सकता है? लॉगिन कर सकते हो, बट जैसे मैंने बताया अप्रूवल के चांसेस बहुत कम है। क्या मैं अपने पीसी मोबाइल से लॉगिन कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, बट मैंने उसकी एक कंडीशन है जो प्रीवियस स्लाइड में बताई है, तो वो आप देख सकते हो। क्या मैं अपनी लोकेशन से लॉगिन कर सकता हूँ और कस्टमर किसी दूसरी लोकेशन पर रहता है? यस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया आपका और कस्टमर का पिन कोड सेम होना चाहिए, उस केस में करोगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या एक ही डिवाइस से मल्टीपल एप्लीकेशन लॉगिन की जा सकती है? हाँ कर सकते हो, आप अपने डिवाइस से कर सकते हो अगर मल्टीपल, बट बेस्ट तरीका ये होता है कस्टमर के फोन से करो। अगर नहीं वो चीज पॉसिबल हो पा रही तो कर सकते हो। क्या हम लोग सिंगल लेडी प्रोफाइल को? बिल्कुल कर सकते हो। कई बार ये क्वेश्चन करते हैं, देखो हमें ना ये समझना पड़ेगा, ये पूरा सिविल बेस है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सिंगल लेडी है या कोई अनमेरिड है या क्या, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग है बस ये आपको दे देंगे, इनको कोई मतलब नहीं आपकी प्रोफाइल भी क्या है। जैसे पीएल करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, पूरा ये ट्रैक रिकॉर्ड है सिविल ब्यूरो के बेस पर। ब्यूरो जितना स्ट्रांग होगा उतने चांसेस रहेंगे, तो हम लोग कर सकते हैं। क्या पूना वाला इनकम प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, बट किसी किसी के जैसे मैंने बताया बैंक स्टेटमेंट मांग लेता है, बहुत रेयर केसेस मांगता है, अदरवाइज नहीं मांगता है। क्या पूना वाला फिजिकल वेरिफिकेशन होता है? नहीं, इसमें कोई फिजिकल, पूरा प्रोसेस डिजिटल है, लॉगिन से लेकर डिस्बर्समेंट ओनली 10 मिनट में हो जाएगा, अगर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर कस्टमर आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहता है लॉगिन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जो मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में कि उसके लिए हमें क्या करना है, तो वो आप जाके देख सकते हो। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट यही सबके माइंड में रहते हैं जो मैं अभी तक, बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, तो वो भी हम लोग बाद में कवर कर लेंगे जब भी जूम मीटिंग है कुछ करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन वाला पार्ट क्लियर कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे जिसमें हम लोग पूना वाला में लॉगिन से लेकर डिस्बर्समेंट तक का प्रोसेस समझेंगे। पार्ट में हम लोग ना पूना वाला की लॉगिन जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉगिन से लेकर डिस्बर्समेंट तक की क्या जर्नी है। शॉर्ट जर्नी मैंने बनाई हुई, कुछ पार्ट मैंने हटा दिए हैं जिससे कि ना ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है, बट फिर भी मैंने इस पार्ट को ऐड कर दिया है
तो इसमें क्या करना है, बट लॉगिन से पहले आपको एक चीज करनी है कि हमेशा ना पिन कोड चेक कर लेना, पिन कोड सर्विसेबल होना चाहिए, उसके बाद ही लॉगिन करना है। पिन कोड सर्विसेबल है फिर लॉगिन करना है। लॉगिन वाली जो लिंक मिलेगी उस पर आप जैसे क्लिक करोगे, फर्स्ट पेज में आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, कस्टमर का ओटीपी डालना है, तीनों चेक बॉक्स को टिक कर देना है, उसके बाद अप्लाई नाउ करना है। जैसे ही आप करोगे उसका बेसिक डिटेल वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे पैन कार्ड, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी ईमेल आईडी, जेंडर क्या है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद उसकी एड्रेस डिटेल यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया था ना, एड्रेस को ना प्रॉपर लैंडमार्क के साथ डालना है। यहाँ पे उसका जो भी हाउस नंबर है या वार्ड नंबर या जो भी गली नंबर है वो डालना है, या प्रॉपर लैंडमार्क उसका पिन कोड। बट एड्रेस यहाँ पे कौन सा डालना है, हमेशा करंट एड्रेस वाला ही डालना है। ये डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे फिर लोकेशन का पूछेगा, तो लोकेशन अलाउ कर देनी है, क्योंकि आप अलाउ नहीं करोगे तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। मैं इसी यहाँ पे इसी की बात कर रहा था कि अगर आप ना मतलब पिन कोड अगर अलग होता है तो यहाँ पे फिर इश्यू आ जाता है। तो यहाँ पे ना अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको ना यहाँ पे ऑफर दिखेगा, अगर वो एलिजिबल होगा तो ऑफर इस उसमें दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ना प्रोसीड टू ऑफर कर देना है। प्रोसीड टू ऑफर जैसे ही आप करोगे तो वहाँ पे उसकी ईएमआई और टर्नओवर और रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के आ जाएगी। जैसे इसकी ईएमआई है 15,693, टर्नओवर इसका 36 मंथ, और एनुअल इंटरेस्ट ये है, और कितना इसके अकाउंट में जाएगा। उसके बाद अगर कस्टमर एग्री है, अमाउंट कम ज्यादा भी कर सकता है, बट मिनिमम 50,000 से कम नहीं कर सकता। अमाउंट कम ज्यादा जो भी इसको करना है, सिलेक्ट करने के बाद वो नेक्स्ट कर सकता है। जैसे नेक्स्ट करेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो उसको ओटीपी डालना है, ओटीपी डाल के नेक्स्ट करेगा। फिर इसको आधार वाले पेज पे ले जाएगा, यहाँ पे उसको आधार नंबर डालना है, अपना आधार नंबर, और नेक्स्ट करके डिजी लॉकर करने के बाद फिर इसको ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद यहाँ पे उसकी लाइव सेल्फी अपलोड होगी। अब कई बार क्या होगा कि कस्टमर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो उस केस में क्या करना है, जो आपको लॉगिन की लिंक मिली है ना, वो लिंक कस्टमर को भेज देनी है व्हाट्सएप पे। उसको बोलना है कि इस पर क्लिक करना है, नंबर डाल के ओटीपी डाल के, वहां पे डायरेक्ट यही पेज खुलेगा सेल्फी वाला, उसको सेल्फी अपलोड करके सबमिट कर देना। जैसे वो सबमिट करेगा, आपको यहाँ पे दोबारा आके लॉगिन करना है, तो यहाँ पे सेल्फी ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगी। सेल्फी के बाद का जो पार्ट है वो मैंने स्किप कर दिया। नैच वगैरह, ई नैच, ई मैंडेट का, वो आपको पता है बेसिक होता है, डेबिट कार्ड होना चाहिए उसमें, बैंक सेलेक्ट करके। जैसे ही आप वो ई मैंडेट कंप्लीट करेगा तो फिर आप उसको इस तरह का वो दिखेगा, जहाँ पे व्यू लोन ऑफर पे जाना है उसको। उसके बाद वहाँ पे एग्रीमेंट उसको साइन करना है, वो सॉरी यहाँ पे टिक करना है। इंश्योरेंस अगर लेना है, इंश्योरेंस पर अलाउ करके एग्री टू लोन ऑफर। इसके बाद एग्रीमेंट साइन होगा। एग्रीमेंट बेसिक कैसे साइन होता है कि उसका जो आधार वाला नंबर है ना, उस पर ओटीपी जाता है। तभी मैंने इसलिए आपको बोला है कि आधार वाला नंबर एक्टिव होना चाहिए। अगर आधार वाला नंबर एक्टिव नहीं होगा ना, तो फिर केस होगा ही नहीं, मतलब केस कैसे भी नहीं होगा, ओटीपी कहाँ से देगा। जैसे वो साइन एग्रीमेंट करेगा, यहाँ पे उसका आधार वाला नंबर डलवाएंगे, ओटीपी डलवाएंगे। ओटीपी डालने के बाद ना फिर ये स्क्रीन शो होगी। ये फाइनल डिस्बर्समेंट की स्क्रीन है। ये स्क्रीन शो होने के बाद विद इन मुझे 10-20 मिनट, कभी कभी मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा, बहुत रेयर केसेस में 24 आवर लगते हैं, अदरवाइज नहीं लगते, उसके अकाउंट में डिसबर्समेंट हो जाएगा। तो ये जो थी वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी जर्नी थी। बेसिक डिटेल डालोगे, अप्रूवल आएगा, अप्रूवल के बाद उसका डीजी लॉकर करवाना है, उसके बाद उसकी सेल्फी अपलोड करवानी है, इसका नैच करवाना है, नैच करवाने में उसका एग्रीमेंट कराना है, और डिसबर्स। मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी एक बार में करेगा तो उसको पता लग जाएगा। तो मैंने आपको ना वो सिंपल प्रोसेस बता दिया है। मैंने जैसे आपसे ना पहले ही बोला हुआ था, हम लोग क्या करेंगे, एक सिविल रिपोर्ट को स्टडी करेंगे। ये उस कस्टमर की सिविल रिपोर्ट है जिसका अप्रूवल आया हुआ है। तो इस सिविल रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि ना उस कस्टमर के लोन कितने हैं, प्लस उसकी इंक्वायरी कितनी है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसने कौन से लोन लिए हैं। उससे क्या होगा, हमें एक आइडिया मिलेगा कि हम जब भी लॉग इन कर रहे हैं किसी कस्टमर का, अगर उसकी सिविल रिपोर्ट हमारे पास है तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर देख करके कि सिविल रिपोर्ट को देख के एक आइडिया ले सकते हैं केस को लॉगिन करना है या नहीं करना है। तो वो ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके कितने लोन चल रहे थे, क्या कैसे, तो वो थोड़ा स्टार्ट कर दें। जैसे ये कस्टमर है, ठीक है, मैंने इसके नेम वगैरह ये सब हाइड कर दिए। एक्चुअली यूट्यूब की गाइडलाइन होती है, आप पर्सनल कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि यहाँ पे कि कस्टमर के नंबर ऑफ लोन्स कितने थे। टोटल 4 लोन थे, जिसमें 9 लोन थे, जिसमें 4 लोन थे जो 0 हो चुके थे, मतलब 5 लोन एक्टिव है। 5 लोन एक्टिव में मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह भी होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। करंट इसके पास जो है वो 10,64,000 यानी 10.5 लाख का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जिसमें इसकी सिविल रिपोर्ट जो जनरेट हुई है वो 21 से हुई है, मतलब
12 नवंबर 21, यानी कि ऑलमोस्ट देखिए हम लोग 4 साल हो चुके हैं। मतलब इसका जो सिविल रिकॉर्ड है वो 4 साल पुराना है। ये भी बहुत मैटर करता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये रिसेंटली 6 महीने वाले होते हैं, 8 महीने वाले होते हैं, 4 महीने वाले, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसका सिविल रिकॉर्ड वो क्या 4 मंथ, वो 4 ईयर का है, सॉरी, ठीक है। इंक्वायरी कितनी है यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये ना ट्रांस यूनियन की सिविल रिपोर्ट है, तो यहाँ पे सारी चीजें ना अपडेटेड दिखती हैं। तो इंक्वायरी पे हम लोग आते हैं। इंक्वायरी इसकी ना लास्ट 30 डेज में 0 इंक्वायरी है, ठीक है, और 1 ईयर में 7 इंक्वायरी है, और पास्ट 24 मंथ में 2 इंक्वायरी, यानी कि इसकी इंक्वायरी तो बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब इस केस में कस्टमर की कोई इंक्वायरी नहीं थी, बट हम लोग 2-3 इंक्वायरी ले सकते हैं अगर कोई केस है। बट ये जो केस था इसमें कस्टमर की कोई इंक्वायरी नहीं थी। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, इसके लोन को चेक करते हैं कि कौन कौन से इसके लोन चल रहे थे। जैसे ये पहला इसका अकाउंट बना है, ये इसका पर्सनल लोन था जो इंडिविजुअल था। ये 4 लाख रुपीज का है। जो इसने जो लोन लिया है वो लिया है सितंबर में, 12 सितंबर को लिया है, यानी कि अभी दिसंबर हो रही है, तो यानी कि इसकी 4 ईएमआई जा चुकी है। वैसे क्या होता है, देखो, अगर कोई बंदा ना नया लोन ले रहा है, अगर रिसेंटली कोई लोन ले रहा है ना, तो उसके भी थोड़े चांसेस कम होते हैं। सपोज 1 मंथ अगो या फिर 2 मंथ अगो, अगर 4-5 महीने हो चुके हैं तो उसके थोड़े चांसेस बन जाते हैं। जैसे इसने ऑलरेडी 4 मंथ अगो लिया है, अगर यही हो सकता है प्रीवियस मंथ लेता तो हो सकता है इस केस के चांसेस थोड़े कम थे। तो अगर कोई रिसेंटली लोन ले रहा है ना, आप तो ये ट्राई करो उसका 4 से 5 महीने में कोई लोन ना हो तो ज्यादा बेस्ट है। अगर रिसेंटली लोन होगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे इसने 4 मंथ लिया है, ठीक है, उसके बाद ये भी मैटर करता है कि आपका प्रीवियस अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इस चीज को वो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। तो इसने 4 मंथ अगो लोन लिया है, मतलब सितंबर में लिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका एक अकाउंट है जो कि एक प्रॉपर्टी लोन है, मतलब कोलेट्रल में प्रॉपर्टी है। 349 का इसने लिया है, ठीक है। और ये जो उसने लोन लिया है वो 1 साल पहले लिया है 24 में, जिसका ये प्रॉपर, इसका जो भी है प्रॉपर ये अपना भर रहा है, जो भी इसकी ईएमआई जो एक्सपाइजर जो भी, क्योंकि इसमें 0 डीपीडी है, मतलब यहाँ भी कोई डीपीडी नहीं है, 1 ईयर हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, एक इसका है, ये भी प्रॉपर्टी लोन है, ठीक है। ये भी इसने 24 में लिया है, बट इसको 1.5 साल हो गया है अराउंड, मुझे लग रहा है कि मार्च 24 का है। तो ये भी ये प्रॉपर भर रहा है, इसमें भी कोई डीपीडी नहीं है। मतलब 2 इसके प्रॉपर्टी लोन हो चुके हैं और एक इसका पर्सनल लोन है, ठीक है। अभी 3 अकाउंट हो गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, एक 295 का, ये इसने 2023 मार्च में लिया है, नहीं इसको 2.5 साल हो चुका है। ये भी ये प्रॉपर चला रहा है, इसमें भी कोई डीपीडी नहीं है। मतलब इसके 2 पर्सनल लोन है और 2 इसके प्रॉपर्टी लोन है, यानी 4 लोन हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 50,000 का पहले उसने कंज्यूमर लोन लिया होगा जो क्लोज हो चुका है। और इसके बाद इसने मतलब 6,65,000 के आसपास का एक इसने कोई प्रॉपर्टी लोन लिया होगा, वो उसने प्रॉपर चलाया है, 5 साल का है, मतलब मुझे लगा शॉर्ट टर्म का था। 2022 में लिया था और 25 में खत्म हुआ है, जिसमें कोई डीपीडी नहीं है, मतलब 0 डीपीडी के साथ इसने क्लोज किया है, ठीक है। तो मतलब एक मान सकते हैं कि उसने एक 7 लाख रुपए के आसपास के एक लोन है जो प्रॉपर चलाया है, जिसमें कोई डीपीडी नहीं थी, मतलब 0 डीपीडी के साथ उसने केस को पूरा वो किया हुआ है, तो और वो लोन क्लोज है, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड इसका एक चल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड को हम लोग उतना कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद इसके सारे जो भी इसने लोन लिए हैं, यानी पीएल लिया था 3 लाख रुपीज का, वो भी इसने क्लियर किया है विद 0 डीपीडी, ठीक है। कंज्यूमर लोन से इतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब ओवरऑल इसके 4 लोन है, एक कार्ड है, 4 लोन में 2 प्रॉपर्टी के लोन है, 2 पर्सनल लोन है, और जो भी इसके लोन है उनकी डीपीडी 0 है। मतलब अभी तक इसने जितने भी लोन लिए ना उसमें डीपीडी नहीं है। और जो भी जैसे इसने एक अराउंड 7 लाख रुपीज का जो लोन लिया था, उसमें भी अगर आप देखोगे तो 0 डीपीडी के साथ क्लोज किया है, ठीक है, जिसकी ईएमआई अराउंड 11,000 के आसपास थी। और एक इसने पर्सनल लोन है जो वो क्लोज किया है 3 लाख रुपीज का था, वो भी क्लोज किया। तो अगर ओवरऑल मैं इसकी अगर रिपोर्ट देखूं तो हम लोग क्या समझ आ रहा है, इसका जो भी इसने लोन, एक तो 2 लोन क्लोज कर चुका है प्रॉपर ईएमआई के साथ, जिसमें कोई वो नहीं है। बाकी के भी इसके जो लोन चल रहे हैं वो 4 लोन चल रहे हैं, जिसमें 2 सिक्योर्ड है, 2 अनसिक्योर्ड है, उनकी भी ईएमआई टाइमली जा रही है, कोई इंक्वायरी नहीं है केस पे, ठीक है। 4 साल पुराना इसका एक सिविल रिकॉर्ड है, मतलब 4 साल हो चुके हैं, हाँ 2021 से, हाँ 4 साल पुराना रिकॉर्ड है, और कोई भी इंक्वायरी नहीं है केस में। तो एक तरह से मान सकते हैं इस केस को हम लॉग इन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डीपीडी नहीं है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, एक 7 लाख रुपए का उसने लोन क्लोज किया है, एक 3 लाख रुपए किया है, जो करंट में भी इसके लोन चल रहे हैं उनके भी अमाउंट अच्छे हैं, और सबसे बेस्ट चीज इसमें कोई डीपीडी नहीं है, और सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें कोई इंक्वायरी नहीं है। अगर यही केस में हो सकता था ना, 4 या 5 इंक्वायरी होती तो हो सकता था केस नहीं होता,
क्योंकि ना ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास कोई केस आ रहा है, ठीक है, उसका सब कुछ अच्छा है, बट ऑलरेडी उसकी इंक्वायरी होगी ना, तो पूना वाला उस चीज को थोड़ा सा रिस्क में लेगा। क्योंकि देखो, इंक्वायरी को ना वो ऐसे भी कंसिडर कर सकता है कि अगर मान के चलो किसी की इसी महीने 4 इंक्वायरी है, ठीक है, सपोज, तो अब हो सकता है वो 4 में से 2 लोन इसके डिसबर्स हो गए हो, बट सिविल में अपडेट ना हुए हो। तो इसकी वजह से वो ये भी इस चीज को ऐसे थोड़ा, क्योंकि वो आपके स्टेटमेंट तो ले नहीं रहा, आपसे इनकम तो मांग नहीं रहा, आपसे पूछ तो रहा नहीं है कि आप मुझे स्टेटमेंट दिखाओ आपके लोन हुए या नहीं। तो उसको इस तरह से भी कंसिडर करता हो सकता है इसमें डिसबर्स हो गया हो, तो फिर उसको रिस्क प्रोफाइल में डाल देता है। जब कोई इंक्वायरी नहीं होती ना, तो उसको ऐसा लगता है कि कस्टमर मेरे पास पहली बार आया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कोई इंक्वायरी नहीं है, प्रीवियस उसने सारे टाइमली चलाए हैं, तो उस कस्टमर को अप्रूवल के चांसेस ज्यादा। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी कस्टमर है, अगर केस आपको अच्छा लग रहा है तो फर्स्ट इंक्वायरी उसको करो पूना वाला। देखो बाकी जो एनबीएफसी है ना, उनमें अगर इंक्वायरी थोड़ी सी ज्यादा भी होगी ना, 2-3-4 वो चला लेंगे, बट पूना वाला में इंक्वायरी का बहुत बड़ा लफड़ा है, मतलब ये बहुत ही कम इंक्वायरी लेता है। तो पहले इंक्वायरी आप ट्राई करो कि मतलब पूना वाला में करे, उसके बाद जो अदर एनबीएफसी उसमें आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल आपको एक सिविल रिपोर्ट का एक आइडिया दे दिया। तो इससे हम लोग एक प्रोफाइल बना सकते हैं, मतलब ऐसा कस्टमर जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, कोई डीपीडी ना हो, एक मैंने जो आपको पहले बताया, एटलीस्ट कम से कम एक लोन कम से कम ऐसा हो जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो। एटलीस्ट कम से कम मान सकते हो 1.5 या 2 लाख रुपए का तो उसका अमाउंट हो, तो मतलब मैं मान सकता हूँ। और अगर नया लोन है तो एटलीस्ट कम से कम उसकी 12 ईएमआई तो जा चुकी हो, तभी तो पूना वाला उस चीज को चेक कर पाएगा ना कि हाँ ठीक है, 2 लाख रुपए के आसपास का लोन था, 12 ईएमआई इसने भरी है और प्रॉपर विदाउट कोई बाउंसिंग भरी है, तो उसको एक लगेगा हाँ ठीक है, हम इसको दे सकते हैं। अब मान के चलो किसी के पास 20,000 रुपए का लोन लिया है, तो वो भी नहीं, एक मतलब वो भी कैसे एक ट्रैक कर पाएगा कस्टमर अच्छा है या फिर 20,000 रुपए की जो लोन है उसकी ईएमआई अलग होती है, 2 लाख रुपए की लोन की ईएमआई अलग होती है, तो वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो आप एक प्रोफाइल बना सकते हो, जैसे मैंने बताया, अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो किसी कस्टमर का, सिविल स्कोर अच्छा हो, इंक्वायरी कम हो, तो उसको आप लॉग इन करो। कंज्यूमर लोन और टू व्हीलर लोन वाले केस को अवॉइड करो, गोल्ड लोन वगैरह वाले, क्योंकि इनसे क्या आपके स्कोर तो अच्छा बन जाएगा बट आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि वो सारे सिक्योर्ड लोन और कंज्यूमर लोन में जाएंगे तो ये लोग इतना कंसिडर नहीं है। तो मैंने जो बेसिक था आपको एक थोड़ा आइडिया दे दिया, तो इससे आप जब भी लॉग इन करो तो थोड़ा एक आइडिया ले सकते हो केस में कि अगर इस तरह केस है तो क्या चांसेस रहेंगे। और हाँ, बट इस चीज को याद रखना, अगर ऐसा कोई केस है तो ट्राई करना इंक्वायरी फर्स्ट पूना वाले में ही करना। बात बहुत सारे लोग हैं आप कि हम लोगों को डीएसए कैसे ले सकते हैं, उसका सिंपल तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप जाओ, वहां से ना कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप की लिंक है, जो भी आपको चाहिए तो वो आपको जो भी पूना वाला के लिंक, उसके पिन कोड लिस्ट, उसके अलावा क्या बोलते हैं, जो भी जर्नी वगैरह, जो भी ये पीपीटी वगैरह भी, वो भी हम लोग शेयर करवा देते हैं, मतलब जर्नी वगैरह कई लोगों को नहीं पता, तो वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप इजीली लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद पे आउट का भी सिंपल है हम लोगों का कि आप डिसबर्समेंट के बाद एमआईएस आती है, एमआईएस कंफर्मेशन के बाद आपको पे आउट मिल जाएगा। बट अगर आपका अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, बल्क वॉल्यूम हो रहा है, तो हम लोग ना बहुत अच्छे पे आउट कराते हैं पूना वाला में। तो अगर आप कहीं पे पहले ऑलरेडी कहीं कर रहे हो, वहाँ पे आपको पे आउट को लेके इशू है, पे आउट टाइमली नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो आप ना एक बार डिस्कस कर सकते हो, तो हम लोग एक बार अच्छे पे आउट करा सकते हैं। प्लस अगर आप और कहीं कर रहे हो, वहाँ पे पे आउट लेट आ रहा है, मंथली आ रहा है, तो हम लोग इंस्टेंट पे आउट भी करा सकते हैं। अगर आप आज केस करोगे, कल उसकी एमआईएस आती है, एमआईएस कंफर्मेशन होने के बाद आपको इमीडिएट पे आउट मिल जाएगा। और इसके साथ क्या होगा कि और भी बहुत सारे पोर्टल हैं, वो भी आपको एक्सेस मिल जाएगा उसके साथ, मतलब पूना वाला नहीं है, और भी मान लो कई बार क्या होता है कि किसी कस्टमर का पूना वाला में नहीं आता, तो दूसरे में ट्राई कर सकते हैं, तीसरे में ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ऐसा होता है कि पूना वाला में नहीं बैठा, हो सकता है उसका दूसरे में आ गया, या हो सकता है किसी दूसरे में आ गया, पूना वाला में आ गया बट दूसरे में ना आया हो, तो क्योंकि सबकी पॉलिसी अलग अलग है, तो वो डिपेंड करता है। तो आप इस कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको हम लोग जो भी रहेगा, आपको जो चाहिए होगा वो आप बात कर सकते हो, टीम आपको सारी चीज प्रोवाइड करवा देगी। तो वीडियो का बिल्कुल ये एंड है, तो मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक को सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, पॉलिसी क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं डीएससी के माइंड में, लॉगिन के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है, प्लस मैंने आपको ना एक सिविल रिपोर्ट की स्टडी भी दिखाई है, उससे भी आपको एक आइडिया मिला हुआ है कि कैसे करके हमें किस तरह के केसेस को लॉगिन करना है, किस तरह के केसेस को लॉगिन नहीं करना। जो ओवरऑल जो भी मुझे लगता था, जो मुझे पता था, वो मैंने आपको बेस्ट देनी। तो कोई भी क्वेश्चन डाउट कुछ भी हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो।